जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 6 के सिविक्स पुस्तक का अध्याय 2 वर्णन करने वाली हूँ। इस चैप्टर को आप लोग यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग का क्लास का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका सहयोग होता है। तो इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले है सामाजिक भेदभाव। आप लोग सामाजिक भेदभाव से क्या समझते हैं? चलिए मैं बताती हूँ सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं। सामाजिक भेदभाव जैसे हमारे समाज में प्राचीन काल से ही देखते आ रहा है। वैदिक सभ्यता काल से ही हमारे समाज में धर्म, जाति, रंग के आधार पे वर्ण व्यवस्था रही है, जिसमें भेदभाव प्रचलित रही है। और इस कुरीति को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। हम लोग सिविक्स, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि इस दृष्टि से किस प्रकार संविधान में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कौन कौन से नीतियों का निर्माण एवं संविधान संशोधन किए गए हैं। तो चलिए हम लोग इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिए हैं, परिचय, तो आगे का देख लेते हैं। अब अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत विविधताओं का देश है। हमारा देश कैसा है? विविधता वाला देश है। हम लोगों ने पहला अध्याय में पढ़ चुके हैं। हमारे समाज में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे समाज में अलग अलग धर्म के लोग, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, अलग अलग धर्म के अनुयायी भी रहते थे और यहीं से कई धर्म का उदय भी हुआ था। उनके खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, धर्म तथा उपासना की विधियां अलग अलग हो सकती है। यह हमारी विविधता है। लेकिन अगर हम उसके आधार पर लोगों एवं समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने लगे तो यह भेदभाव है। हम लोगों को इस जो विविधता है हमारे देश में, रहन सहन, खान पान, भाषा बोली की, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर अलग अलग समुदायों, लोगों के बीच अगर भेदभाव किया जाता है तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अन्याय हो जाएगा उन लोगों के साथ जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो भेदभाव हमारे समाज का एक कुरीति एवं समस्या है, पर इनको खत्म वर्तमान समय में कहीं कहीं ही ये समस्या देखने को मिलता है, लगभग समाप्त होने के कगार पे है। आगे पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास होने वाले इस प्रकार के अंतर का अनुभव किया होगा। कभी कभी इस प्रकार का भेदभाव सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है। यदि किसी के साथ सामाजिक भेदभाव या फिर उसके वेतन में भेदभाव होता है तो वह क्या करता है? आंदोलन पे उतारू हो जाता है और समाज से बहिष्कृत होने पर वह असंतोष व्यक्त करता है। इस अध्याय में सामाजिक भेदभाव के कारणों को एवं इसे मिटाने के लिए कई किए जा रहे प्रयासों को जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि सामाजिक भेदभाव को किस प्रकार से सरकार प्रयास करके ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जा रहा है, परंतु हमारे मौलिक अधिकार में पहले से ही ऐसा छुआछूत के
के विरुद्ध अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि सामाजिक भेदभाव एवं छुआछूत एक अपराध है, दंडनीय अपराध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह। चलिए बच्चों, पहले मैं इसको ब्रीफ में बता देती हूँ कि पूर्वाग्रह का अर्थ सामाजिक भेदभाव किसे कहते हैं। समाज में धर्म, जाति और रंग रूप के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को सामाजिक भेदभाव कहते हैं। और पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पहले से किसी के बारे में, पहले से पूर्वाग्रह का अर्थ होता है पहले से किसी के बारे में अपना विचार बना लेना, उसको देख करके अपना अलग विचार बना लेना कि यह व्यक्ति तो ऐसा ही है परंतु ये गलत है। क्योंकि किसी व्यक्ति को देख करके उसके बारे में हम लोग विचार नहीं बना सकते जब तक उसके बारे में हम लोग जानते नहीं हो। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि जगह विशेष का भूगोल हमें एवं हमारी आदतों को प्रभावित करता है। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का रहन सहन, आदतें हम लोगों को प्रभावित करता है। जब कभी अपने से भिन्न व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। कुछ लोग ऐसे लोगों को चिढ़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं जो सर्वथा गलत है। किसी व्यक्ति जो हमसे अलग है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यह हमारे संस्कार और तौर तरीके को और मानसिकता को दिखाता है। तो सामान्यतः ऐसे लोगों के बारे में लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। किन लोगों के बारे में, जो अलग सोच, अलग देखने में या फिर थोड़ा सा अपने समाज से थोड़ा भिन्न होते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे कि हमारे समाज में आदिवासी समाज है जो कि समाज के मूल ढांचे से थोड़ा अलग परंपरा को फॉलो करते हैं, अलग तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जल, जंगल, ज़मीन उनका प्राकृतिक के द्वारा प्रदान किया गया उनका संपत्ति होता है। वे समाज से अलग थलग रहते हैं, तो उसको हम लोग कुछ लोग नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, परंतु यह गलत है। उसके साथ इस तरह का भेदभाव गलत है। यहाँ आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसा लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं और उन लोगों के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सामाजिक स्तर पर पूर्वाग्रह और भेदभाव व्यक्तिगत। ये जो पूर्वाग्रह है वो सामाजिक स्तर पे होता है और भेदभाव व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। ये जो पूर्वाग्रह है वह व्यक्तिगत स्तर पे होता है, जो भेदभाव है वो सामाजिक स्तर पर देखने को मिलता है। हमारे समाज में पूर्वाग्रह को व्यक्तिगत स्तर पर किसी एक व्यक्ति का सोच होता है पूर्वाग्रह, परंतु भेदभाव जो होता है वो सामाजिक स्तर पर पूरे समाज एवं एक समुदाय के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है किसी तरह का धर्म, जाति, रंग, भाषा के या फिर जन्म स्थान के आधार पे। उसके आगे हम लोग देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्वाग्रह का अर्थ। पूर्व और निर्णय, किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय लेना ही पूर्वाग्रह है। मन में निर्णय ले लेना या फिर किसी भी तथ्य की जांच किए बिना अपने विचार एवं राय बना लेना ही पूर्वाग्रह है। पूर्व निर्णय, पहले से ही हम लोग अपने मन में निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह से जो व्यक्ति ग्रसित होता है वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है ज़्यादा। इसलिए चलते हम लोग आगे देखते हैं। पूर्वाग्रह का परिभाषा क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग यहाँ से परिभाषा को लिखेंगे।
यहाँ आगे है कि नीचे दिए गए बॉक्स में गांव एवं शहरों में रहने वाले लोगों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको जो सही लगे आगे सही का निशान लगाएं एवं अपने उत्तर का कारण ढूंढिए। इस संबंध में आप दूसरों की भी राय जानने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अब। यहाँ देखिए ग्रामीण लोग के बारे में देखते हैं। गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है। क्या इसमें सही है या गलत है? गांव के लोग पिछड़ापन होता है गांव के लोगों में, ये सही हो जाएगा। गांव के लोग में पिछड़ा। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते। हाँ, जागरूक नहीं होते हैं। यहाँ ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होते हैं। अंधविश्वासी भी होते हैं, अज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर उतना अधिक नहीं होता, आधारित संरचना अच्छी नहीं होती है। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते हैं, परंपरागत रूप से कृषि करते हैं। ग्रामीण शहरी रूप से मजदूर होते हैं। ग्रामीण लोग शारीरिक रूप से मजदूर होते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं। फसल की बुआई एवं कटाई के समय ग्रामीणों को आराम करने का मौका नहीं मिलता है। बात सही है कि उन लोगों को फसल के बुआई के समय और कटाई के समय आराम करने का मौका नहीं मिलता है। चलिए शहरी लोग किस तरह के होते हैं इसको देखते हैं। शहरी जीवन बड़ा आरामदायक होता है, ये बात सही है। शहर के लोग आलसी होते हैं, ये भी सही है, परंतु पूर्वाग्रह है, सभी तो ऐसे नहीं होते हैं। शहरी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, ये भी एक पूर्वाग्रह है। यहाँ वे भरोसे के योग्य होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो भरोसे के योग्य होते, ये भी पूर्वाग्रह है। पहले से हम लोग ऐसा निर्णय ले चुके हैं, लेकिन वास्तव में सभी व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के आधार पे हम लोग सभी व्यक्ति को ऐसा नहीं मान सकते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है, ये बात बहुत हद तक सही है कि शहर में रहने से रूम का किराया और अलग तरह के भी खर्चे, बिजली पानी वगैरह का खर्चा आता है, जिस कारण महंगाई बढ़ जाती है, खर्चे अधिक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस कथनों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कथन ग्रामीण को अंधविश्वासी एवं अज्ञानी तथा शहरी को आलसी एवं आरामदायक बताते हैं। क्या ऐसे कथन हमेशा सही होते हैं? कुछ लोगों के साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास के साथ, अधिकांश के साथ नहीं। अतः हम प्रायः किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं, जो हमेशा सही नहीं होता है। इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना एक पूर्वाग्रह है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की भाषा, खान पान आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते हैं। यह पूर्वाग्रह का कारण होता है। पूर्वाग्रह का कारण क्या है? हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश को, खान पान को, धर्म को और रहन सहन को अच्छा, दूसरे से बेहतर समझ बैठते हैं और दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं, और दूसरे जो समुदाय के लोग होते हैं उसके प्रति पूर्वाग्रह बना लेते हैं और वो हमसे कम श्रेष्ठ है ऐसा समझने लगते हैं। तो यह पूर्वाग्रह के कारण होता है। जैसे अगर आपने अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लिया तो अन्य भाषा को के लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही राय धर्म, क्षेत्र व रंग के संबंध में भी हो सकता है। कभी कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़
होता है कि हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव प्रारंभ कर देते हैं एवं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार का बर्ताव भेदभाव कहलाता है। जब पूर्वाग्रह एक विकराल रूप ले लेता है तब उसको हम लोग भेदभाव कहते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? व्यक्तिगत स्तर पे होता है, परंतु जो भेदभाव होते हैं वह सामाजिक स्तर पे होता है। जब व्यक्तिगत सभी व्यक्ति पूर्वाग्रह करने लगेंगे तो समाज व्यक्तियों का समूह होता है, व्यक्तियों से ही समाज बनता है और सभी व्यक्ति का बर्ताव इस तरह से होने से वह सामाजिक भेदभाव उत्पन्न कर देता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। चलिए आगे के लिए हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग रूढ़िवादी धारणा के बारे में देखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। अगर पूछा जाएगा रूढ़िवादी धारणा किसे कहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहा जाता है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमज़ोर और मजबूत अपराधी एवं धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। रूढ़िवादी धारणा महत्वपूर्ण रूप से एक परंपरागत धारणा होती है। हर मनुष्य चाहे उसके धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ व्यक्तिगत विशिष्ट गुण हो सकते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट गुण होता है। रूढ़िवादी धारणा उसे इन गुणों को देखने से रोक देती है। रूढ़िवादी धारणा इतनी खतरनाक होती है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के गुण को देखने से रोकती है। ऐसे उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं कहना एक रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जाति विशेष में ही अपराधी व्यक्ति हो। पूर्वाग्रह की तरह रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकता है। भेदभाव का प्रमुख कारण है पूर्वाग्रह। उसके बाद दूसरा कारण है रूढ़िवादी धारणा। पूर्वाग्रह एक व्यक्तिगत धारणा होती है, रूढ़िवादी धारणा एक परंपरागत धारणा होती है। चलिए आगे देखते हैं। यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों के जीवन स्तर है। लोगों के जीवन स्तर में कोई अधिक पैसा वाला व्यक्ति है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, तो उसके पास भी आर्थिक आधार पे गरीब है, कोई अमीर है, इस आर्थिक आधार पे भी भेदभाव किया जाता है। समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं। किसी की गरीब होने के कारण उसके साथ स्कूल, दफ्तरों और अन्य जगहों पर इस तरह के भेदभाव बर्ताव हो सकता है जिससे वह असहज महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 कारण देखे। क्या एक पूर्वाग्रह, भेदभाव का प्रमुख कारण एक पूर्वाग्रह है और रूढ़िवादी धारणा है, और तीसरा क्या है? गरीब या फिर कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, मतलब आर्थिक असमानता है व्यक्ति में, उसका आय के आधार पे उसके साथ में उस भेदभाव किया जाता है। भेदभाव के कारण को 3, अगर क्वेश्चन आता है भेदभाव क्या है, उसके कारणों को बताएं, तो ये 3 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। और भेदभाव क्या है आप लोगों को तो बताया ही। भेदभाव एक सामाजिक समस्या है, पूर्वाग्रह एक व्यक्तिगत समस्या है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए टॉपिक है लड़का एवं लड़की के बीच अंतर। हमारे समाज में लड़के एवं लड़कियों के बीच स्पष्ट सामाजिक अंतर बना रखा है। आज भी इनके साथ कई तरह का भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। लड़का एवं लड़कियों के गुणों एवं व्यवहारों के संबंध में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आप इन कथनों
को ध्यान से पढ़ते हुए दिए गए कॉलम को भरिए एवं उत्तर के कारणों की जांच कीजिए। चलिए अब इस कॉलम को पढ़ते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। वे कमज़ोर एवं कठोर होते हैं। कौन कमज़ोर होती है? लड़कियों को यहाँ पर कमज़ोर और लड़कों को कठोर कहा गया है। वे कोमल होती है, लड़कियाँ कोमल होती है और रोना उन्हें शोभा नहीं देता है, लड़कों को रोना शोभा नहीं देता है, ऐसा हमारे समाज का परंपरा है। इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लड़कियों को ऐसा कहा जाता है। सब तो हम लोग जानते ही है। गुड़िया उनके खेलने के लिए बना है, लड़कियों के लिए यहाँ लंबा बाल रखना उन्हें अच्छा नहीं लगता, ये लड़कों के लिए है। यहाँ वे शरारती होते हैं, लड़के शरारती होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं, ये लड़कियाँ अच्छी तरह से खाना पकाना जानती है। वे नृत्य करना पसंद करती है, ये लड़कियों के लिए कहा गया कि वो नृत्य करना पसंद करती है। ये सभी हमारे समाज में देखने को मिलता है, तो आप लोग भी ये सब देखते होंगे अपने आसपास। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग अपने बुक में पेंसिल से भर सकते हैं इसको, वहाँ जो कथन दिया गया है। अब इसका यहाँ पे देखते हैं। कथन उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, पर गौर कीजिए। अब यहाँ पे गौर करते हैं कि किसके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, लड़कों के लिए। इस कथन से आप क्या समझ सकते हैं? अपनी जिज्ञासा के लिए समाज के विभिन्न लोगों से पूछिए। अधिकांश लोगों का मत होगा कि यह कथन लड़कों की ओर इंगित करता है। लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन कर सकता है जब वह दुख या भय का अनुभव करे। हम यह अनुभव करते हैं कि घर में जब कोई लड़का गिर कर रोने लगता है, तब उसकी माँ बाप या अन्य लोग उसे कहते हैं कि अरे चुप हो जा, लड़के रोते नहीं हैं। धीरे धीरे वह लड़का जब बड़ा होता है तो वह सीख चुका होता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, रोना कमजोरी की निशानी है। इस तरह से हमारे समाज में लड़कों को बोला जाता है, लड़कों को मर्द को दर्द नहीं होता है, मतलब लड़के रोते नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। यह पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए आदि। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण हो सकता है। अगर हम किसी की इस काम को करने से रोकते हैं जिसे वह कर सकता है, तो उस पर इसका बुरा असर होता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुष की तुलना में कमज़ोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं भी सैन्य में जा रही है, सैनिक में जा रही है, एयर फोर्सेस में जा रही है, तो यह विचार परिवर्तित हो रहा है। चलिए यहाँ पे एक कहानी दिया हुआ है। कोई भी समाज अपनी संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादिता के आधार पर मानवीय गुणों और कार्यों को स्त्री एवं पुरुषों की विशेषता या कार्य के रूप में देखता है। इसे जेंडर रोल्स कहते हैं। जेंडर रोल्स किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, जेंडर रोल्स का परिभाषा दिया गया है। आप लोग यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो लिख सकते हैं। कोई भी समाज अपनी संस्कृति, परंपराओं, रूढ़ियों के आधार पर मानवीय गुणों और कार्यों को स्त्री एवं पुरुष की विशेषता या कार्य के रूप में देखते हैं, तो उसे जेंडर
रोल्स कहते हैं। जेंडर समाज, संस्कृति और देश के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह सामाजिक रूप से बनाए गए हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं या बदले जा सकते हैं। जैविक विविधताओं को अगर रखा जाए तो शेष विश्व में तीनों ही जेंडर समान है और समान व्यवहार के अधिकारी है। तीनों जेंडर, जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है, तीसरे जेंडर को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। पहला है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। 3 होते हैं जेंडर। वह ऐसे लोग हैं जो अपने लिंग के आधार पर सौंपे गए जेंडर से मेल नहीं खाते, स्त्री और पुरुष से मेल नहीं रखते हैं। उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त है। उनके साथ भी जेंडर आधारित भेदभाव अमानवीय एवं अनैतिक है। ऐसा कहा गया है कि किसी भी, जैसे कि छक्का हम लोग बोलते हैं, जो कि गाड़ी में, ट्रेन में आप लोग कभी देखे होंगे, उन लोग आती है, पैसा मांगती है, तो उन लोग को साथ भी भेदभाव या फिर अपमाननीय व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि उन लोगों को भी जेंडर का अधिकार एवं सम्मान प्राप्त करने, समान रूप से रहने का अधिकार है। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। जातीय भेदभाव। जाति के आधार पे की जाने वाली भेदभाव को जातीय भेदभाव कहते हैं। अपने आसपास के लोगों को अनेक कार्य करते देखा होगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ अलग अलग कार्य करते हुए दिखाया गया है, देख सकते हैं लोग। देखिए, के लिए कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ाना, ये सभी कार्य करते हैं। अलग अलग लोग क्या क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाना, कपड़ा सिलाई करना आदि काम करते हैं। यह सभी कार्य लोगों को आजीविका के साधन हैं। आजीविका के प्रमुख कौन कौन से साधन हैं? यहाँ देखिए, आप लोग देख सकते हैं, कृषि कार्य करना, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार के वस्तु बनाना, कपड़ा सिलाई करना, ये सभी आजीविका के साधन हैं। समाज के लोग इन कार्यों को समान महत्व नहीं समझते हैं, समान महत्व का नहीं समझते हैं। जो लोग पढ़ाते हैं उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो कृषि करते हैं उसके साथ अपमानित रूप से बात करते हैं, सबको एक समान सम्मान नहीं देते हैं। यही बात यहाँ पे बताया गया है। कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़ा धोना, कचरा उठाना आदि को कम महत्व का तथा इसे करने वाले को निम्न दर्जे का समझा जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू है, किंतु इसमें आज बहुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरे देशों में क्या होता है, कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है, पर भारत में जो नीचे दर्जे के लोग होते हैं, कपड़ा धोने वाले धोबी होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, कचरा उठाने वाले होते हैं, उन लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है उन लोगों के साथ। और आगे चलिए देखते हैं। प्राचीन काल में जाति व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। जन्म के अनुसार जाति का निर्धारण होता था। लोग अभी भी जन्म के आधार पे ही जाति का निर्धारण होते हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उसी जाति का हो जाता है। लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। जिस जाति में जन्म लेते थे उस जाति के लोग जो काम को करते थे वही काम उसके आने वाले भविष्य में करना होता था। उनके बच्चों को, उनके फिर बच्चे होते थे, उनको सबको वही काम करना होता था। जैसे कि कोई धोबी परिवार में पैदा हुआ है तो उसके बच्चे को भी धोबी ही बनना होता था। ऐसा पहले जाति आधारित व्यवसाय करना, जाति के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण किया गया था। परंतु
परंतु वर्तमान समय में यह परंपरा को हटा दिया गया है। अभी ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति पढ़ता लिखता है वो अच्छे पोस्ट पे जा सकता है, जो अपने पापा का या फिर अपने पूर्वजों के काम को करने के लिए बाध्य नहीं होता है। निम्न समझे जाने वाले कार्य को करने वालों की सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। ऐसे लोग को अछूत कहा जाता था। इन लोगों के साथ ही छुआछूत होता था, अछूत कहा जाता था। इन लोग छू देने पर वह अपमानित हो जाएंगे, उसे फिर से स्नान करना होगा, ऐसा समझा जाता था। अछूतों को उनके सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनके जितने भी सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार थे, उनसे उन्हें वंचित रखा जाता था। उदाहरण के लिए वे स्कूल में अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे। मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित था, मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। और अन्य जो उच्च जाति के लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उनके साथ में बैठ करके अध्ययन भी नहीं कर सकते थे, शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकते थे। भीमराव अंबेडकर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। अर्जित कर सकते, उसके लिए सामाजिक कुओं से पानी लाना संभव नहीं था। वर्तमान समय में भी हमारे समाज में विभिन्न जातियां रहती हैं, किंतु संविधान प्रदत्त अधिकारों के द्वारा कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकते हैं। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आ गई है, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के देखिए, हमारे भीमराव अंबेडकर जी का फोटो बना हुआ है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही व्यवहार होता था। हमारे भीमराव अंबेडकर साहब को देख सकते हैं, जो हमारे देश के संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और संविधान निर्माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए, हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में यहाँ पर यह दलित नेता थे और इन्होंने छुआछूत भेदभाव के खिलाफ बहुत ही दृढ़ता से निर्णय लिए, और इनके जीवनी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके जीवनी को भी पढ़ ही लेते हैं। हमारे देश के एक बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलित नेता के रूप में जाना जाता है, कि जाति आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब वे 9 वर्ष के थे, तब एक दिन उन्हें अपने पिता से मिलने गोरेगांव, महाराष्ट्र का एक जगह का नाम है, जहां जाना पड़ा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि गोरेगांव कैसे जाना है, गोरेगांव जाने का रास्ता क्या है, इस बात को वह नहीं जानते थे, पर उन्हें वहां जाना था। तब क्या हुआ, अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता यहाँ नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया था। वहाँ का स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसे भीमराव अंबेडकर की जाति का पता चला तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। वहाँ पर मौजूद अन्य लोगों को भी अंबेडकर की जाति का पता चल चुका था। उसके बाद तो कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। ऐसे परिस्थिति में उन्हें बड़ा असहज महसूस हुआ। परंतु वर्तमान समय में भी ऐसा देखने को मिलता है, जो निम्न जाति के लोग होते हैं उन्हें बड़े जाति के लोग छूने एवं उनकी मदद नहीं करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों के समाज में सभी को समान अधिकार, समान सम्मान एवं अपना जीवन यापन करने और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। इसलिए किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के स्तर में बहुत कमी आई है, जो हमारे समाज की एकता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के भेदभाव को रोका जा सकता है जब हर कार्य को एक समान महत्व
एक समान महत्व का समझा जाए। जब हर कार्य को एवं हर व्यक्ति को एक समान महत्व का समझा जाएगा, तब क्या होगा कि हमारे समाज में होने वाले भेदभाव को रोका जा सकता है। इसके पिछले पृष्ठ के चित्रों को ध्यान से देखिए। इस चित्रों में कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जिनकी शारीरिक बनावट हमसे भिन्न है। उन्हें विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग कहा जाता है। यह दया के पात्र नहीं है। उन्हें भी समाज में वह अधिकार चाहिए जिसके वे हकदार हैं। हमें इनके प्रति समान व्यवहार की तरह, समान व्यक्ति की तरह, समान लोगों की तरह ही व्यवहार करनी चाहिए। यह लोग भी सामान्य लोगों के समान व्यवहार के हकदार होते हैं। इसलिए हम लोगों को सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। चलिए उस चित्र को देखते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के चित्र को देखते हैं। यहाँ मैं चल नहीं सकता। यहाँ देखिए, ये दिव्यांग व्यक्ति है। मैं चल नहीं सकती, मुझे लोग अजीब नज़रों से देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं अजीब दिखती हूँ? इसी तरह से हम लोग दूसरा चित्र को देख सकते हैं। यहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन पापा कहते हैं अंधे बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्या मैं पढ़ नहीं पाऊँगी? लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं शरीर के साथ साथ दिमाग से भी कमज़ोर हूँ? यह तीनों चित्र को आप लोग देख करके समझ सकते हैं। आगे का टॉपिक है समानता के लिए आंदोलन, और एक IAS ऑफिसर UPSC कि इसके संघर्ष को, एवं एक दिव्यांग होने के बावजूद भी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया और UPSC क्रैक करके एक IAS ऑफिसर बनी। इसके बारे में कल हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।